प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। तो आज की जो जन्म कुंडली है हमारे सामने, ये एक स्त्री की जन्म कुंडली है। आप इनके जन्म का विवरण नोट कर लीजिए, फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनकी जन्म की तिथि है 20 सितंबर 1995, रात को 12:45 12:45 AM और जन्म स्थान है भुसावल, महाराष्ट्र। तो आशा करता हूं आप लोगों ने डिटेल्स नोट कर ली होंगी। ऊपर यहाँ पर लिखी भी हुई है 20 सितंबर 1995 रात के 12:45 और भुसावल, महाराष्ट्र। इनके जन्मकाल का पंचांग मैं आप लोगों को बता देता हूं और फिर उसके बाद में हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये बुधवार के दिन जन्मी है, लेकिन ज्योतिषीय वार इनका मंगलवार गिना जाएगा। कारण जो जन्म इनका हुआ है वो रात को 12 बजे के बाद, तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से दिन बदल जाएगा तो बुधवार, परंतु सूर्योदय से पहले का जन्म होने की वजह से इनका जो ज्योतिषीय वार है वो हम मंगलवार गिनेंगे। तो ज्योतिषीय वार मंगलवार गिना जाएगा क्योंकि सूर्योदय से पहले का जन्म है। साथ ही साथ आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में ये जन्मी है। और देखें हम तो देवगण कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है, चंद्रमा राशि होते हैं और कुंडली इनकी बनती है मिथुन लग्न की। तो हम इनकी जन्म कुंडली की तरफ अगर चलें तो उसके पहले आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मैंने जन्म आपको बताया वो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को है। तो चंद्रमा यहाँ पर पापग्रह बन रहे हैं। द्वितीय भाव के अधिपति अर्थात धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट और स्वग्रही है तो केमद्रुम भंग माना जाएगा, परंतु फिर भी ये जातक को मानसिक अशांति और परेशानी, कभी कभार धन का गलत व्यय भी इनके द्वारा हो सकता है। धन संचयन में इनको परेशानी या एक जैसा धन इनका संचित ना हो, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव जो है बढ़ना घटना वो धन भाव में होने की वजह से आएगा। शुरुआत करते हैं जन्म कुंडली के अध्ययन की तरफ बढ़ते हुए। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न का मान आप देख ही रहे होंगे 17 अंश 21 कला और आद्रा नक्षत्र में लग्न है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली 17 अंश 21 कला पे बलवान लग्न और आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बहुत बढ़िया है ये, अर्थात इस जातिका का जो लग्न है वो बलवान अवस्था में दिखाई पड़ता है। लग्न के अधिपति बुध बनते हैं, जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च राशि में 25 अंश पर बैठे हुए हैं और कन्या राशि में 25 अंश पर होना, यानी कि इवन नंबर की राशि में 25 अंश पर होना, ये बाल्यावस्था है। तो बुध का जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठना बढ़िया है, परंतु बाल अवस्था में है। बुध को थोड़ा बल दिया जाए तो इस जन्म कुंडली को मजबूत समझिए। बुध मंगल के नक्षत्र में है और मंगल पंचम भाव में ठीक है। धन भाव के अधिपति धन भाव में ही बैठे हैं। चंद्रमा जो कि पुष्य नक्षत्र में है। धन की स्थिति ठीक है, धन इत्यादि को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु धन एक जैसा नहीं रह पाएगा। पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य है, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। 2 अंश पर षडबल में अत्यंत कमजोर है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो खुद के नक्षत्र में, परंतु अंश बल से भी कमजोर है और षडबल में भी कमजोर है। जन्म कारण जन्म इनका रात का है, तो रात का जन्म होने की वजह से सूर्य को षडबल में बल नहीं मिला। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है और 2 अंश पर होने की वजह से वो अंश बल में कमजोर है। तो कहीं ना कहीं पराक्रम की स्थिति में कमजोरी देखने में आएगी, परंतु शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़े तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। लेकिन सूर्य का कमजोर है तो जातिका के आत्मविश्वास में कमी हमको क्लियर देखने में मिलेगी। पब्लिक में खुल करके ना बोल पाना, इस तरह की स्थिति होगी। बुध की स्थिति अच्छी है, परंतु फिर भी पब्लिक के बीच में ना बोल पाना, नर्वसनेस हो जाना, आत्मविश्वास की कमी जातिका के अंदर हमको देखने में आएगी। चतुर्थेश बुध बनते हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। बुध और शुक्र की युति महालक्ष्मी योग के समान, लक्ष्मी नारायण योग के समान ये फल देने वाली होती है। तो चतुर्थ भाव इनका मजबूत है। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य का होना और चतुर्थ भाव पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि तो नहीं है, परंतु चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ में सूर्य बैठे हैं, जो कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी या माता से कष्ट या माता को दूर कर देना, क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक प्लैनेट बनते हैं। तो इस कुंडली में माँ के सुखों में कमी या माँ के स्वास्थ्य में परेशानी, माँ की हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। पंचम भाव के अधिपति शुक्र बन जाते हैं, जाकर के चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि शुक्र का नीच राशि में होना और बुध का भी वहीं पर होना नीचत्व तो भंग माना जाएगा, लेकिन पंचमपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं क्लियर दर्शाते हैं कि लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप इत्यादि की स्थिति इस कुंडली में बनती है। प्रेम भाव में राहु का होना, वो भी मंगल के साथ में, रिलेशनशिप से दूर रहा जाए। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, व्यक्ति दिमाग से बुद्धि से तेज होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, हर चीज में जुगाड़ लगाने की कोशिश। और पंचम भाव में मंगल का होना भी ठीक है, हालांकि वो षष्ठेश है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या कह सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलने में समस्या आ जाए, इस तरह की कुछ स्थिति। यश मान और सम्मान में भी कुछ हद तक कमी देखने में आ जाती है। इस तरह की स्थिति बने तो पेट में जलन की शिकायत, पेट जन्य रोगों की शिकायतें हो सकती हैं। रोगेश बनते हैं मंगल, जाकर के पंचम भाव में बैठे तो शिकायत हो सकती है। रोगेश यानी कि ऋणेश मंगल है,
अर्थात ऋण 1 रुपए भी किसी को नहीं देना है। गुरु बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में, फिर वही बात आ जाती है, पेट से संबंधित परेशानी, पित्त का बढ़ जाना, पित्त से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं इस कुंडली में देखने में मिलेंगी। सप्तमपति गुरु है, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, विवाह होने में परेशानी जाए और विवाह जन्म कुंडली का बकायदा मिलान करके हो। सप्तमपति का षष्ठ भाव में होना कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा, वो भी गुरु जैसा शुभ ग्रह जाकर के जब भी षष्ठ भाव में बैठेगा तो निसंदेह वो षष्ठ भावों के दुष्प्रभावों को कम करने में अपना पूरा बल लगा देगा और स्वतः वो कमजोर हो जाएगा। तो गुरु जैसा जो शुभ ग्रह था, जो कि बहुत अच्छा कुछ कर सकता था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसके कारकत्व में कमी आएगी। तो गुरु जिन जिन चीजों के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पति के कारक है, संतान का कारक है, इन सब चीजों में परेशानी जाएगी। और तो और शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से गुरु के कारकत्वों में विलंब, देरी, जिसको हम कहते हैं पृथकता होने की संभावनाएं इस जन्म कुंडली में बनती हैं। अष्टमपति शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्येश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा, बढ़िया है। भाग्येश भाग्य भाव में शनि स्वग्रही है और भाग्य भाव में शनि का होना वो भी वक्री होकर के मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह जो है, विवाह नहीं जो भाग्य है, भाग्य अक्सर विलंबित होता है, 36वें वर्ष की आयु के बाद में भाग्य साथ देता है, परंतु शनि का संबंध भाग्य भाव से हो तो कल्पना से अधिक ही अक्सर मैंने भाग्य को साथ होते हुए देखा। दशमेश जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं और दशम भाव को देख भी रहे हैं, फलस्वरूप जातिका के कार्य क्षेत्र में सदैव संघर्ष, कंपटीशन और पॉलिटिक्स इनके साथ में हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती है। नौकरी लगने में परेशानी या नौकरी के बाद में जाने में परेशानी, सूर्य का कमजोर होना, बॉस के साथ में संबंधों में परेशानी, बेहतर करने के बाद भी मान सम्मान, रिकॉग्निशन, क्रेडिट, यश ना मिल पाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। लाभेश मंगल है, पंचम भाव में बैठ के लाभ भाव को देखते हैं और लाभ भाव में केतु का होना आकस्मिक धन लाभ के योग ये बना देता है। लाभस्थ केतु है, तो लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। लाभेश लाभ भाव को देख रहे हैं, बढ़िया है, लाभ की दृष्टिकोण से ये कुंडली ठीक है। अर्थात ये समझ में आता है कि दशम भाव पर दशमेश की दृष्टि, कंपटीशन रहेगा, संघर्ष रहेगा, परंतु उसके बाद भी लाभ की स्थिति, धन की स्थिति में कहीं कोई कमी इस जन्म कुंडली में मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और व्यय भाव के अधिपति स्वतः शुक्र हैं, जो कि नीच राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो व्ययेश का जाकर के चतुर्थ भाव में बैठना, ये माँ के सुखों में परेशानी, माँ से दूर कर देना, जन्मस्थान से दूर करने वाली स्थिति, ये जन्मस्थान से दूर भेजने में सदैव लगे रहेंगे। हालांकि चतुर्थेश चतुर्थ में है, तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई चतुर्थ से संबंधित, तो उसमें कमी आएगी, परंतु फिर भी व्ययेश का जाकर के यानी कि विदेशपति का जाकर के चतुर्थ में बैठना इस बात की सूचना है कि ऐसा व्यक्ति सदैव जन्मस्थान से दूर जाए तो अच्छी सफलताओं को हासिल करता है। तो ये था ओवरऑल उनकी जन्म कुंडली के भावों से संबंधित नवमांश की स्थिति भी आप लोग देख रहे होंगे। इनके प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं और प्रश्न से संबंधित अगर आएगा तो इनके नवमांश का अध्ययन भी हम करते चलेंगे। पहला प्रश्न इन्होंने किया है कि शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, रिश्ते भी जल्दी नहीं आते, अड़चने आती हैं। सिंपल सी बात है, सप्तम भावपति गुरु ही बन जाते हैं, षष्ठ भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, तो गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जो कि विवाह के कारक हैं, इस पति के कारक हैं, और इस कुंडली में तो ऑलरेडी सप्तमेश है। मैंने पहले भी बताया कि विवाह में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें होंगी। किस दिशा में होगी इन्होंने पूछा है, तो जन्मस्थान से नॉर्थ ईस्ट यानी कि भुसावल से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इनकी जन्म कुंडली में विवाह का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। रिश्ते भी जल्दी नहीं आते, अड़चने आ जाती हैं। इसका सीधा सा कारण है कि गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, गुरु जो कि विवाह और पति के कारक है, उन पर शनि की दृष्टि पड़ी तो गुरु के कारकत्व में पृथकता आ जाएगी, जो कि मैंने शुरू में कहा। इसलिए रिश्ते जल्दी नहीं आते और अड़चने आ जाती हैं, तो वो भी यही कारण है, जब विलंब होंगी, चीजों में देरी होगी, लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो काम बनते बनते बिगड़ जाना, इस तरह की स्थिति बनेगी, तो अड़चने आना स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा है पति कैसा होगा, तो पति देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति षष्ठ में है, हालांकि वो गुरु है और नवमांश में बुध की राशि बन रही है, मंगल की दृष्टि है। थोड़ा सा तेज होंगे, स्वभाव से बात करने के शौकीन होंगे, दिमाग से तेज होंगे और मुंह पर बोल देना, हर एक चीज को मुंह पर बोल देना, सत्य वक्ता, ट्रस्टवर्दी होंगे, ये प्लस पॉइंट है, परंतु क्रोधी भी होंगे। और सप्तम पति जाकर के षष्ठ में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ चंद्र लग्न से आप मांगलिक हैं, तो जन्म कुंडली का बाकायदा मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य में परेशानियां आ सकती हैं। जॉब या बिजनेस, पति का जॉब या बिजनेस ही पूछ रहे हैं। देखा जाए तो चतुर्थ में बुध बनते हैं, नवमांश में बुध, तो बिजनेस होने की संभावनाएं ज्यादा है। हालांकि इस प्रेडिक्शन को 60 to 70% मानिएगा, क्योंकि आज के इस परिवेश में आपकी जन्म कुंडली से खुद मल्टीपल प्रोफेशंस बनते हैं, तो हम आपके पति के प्रोफेशन की विचार कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस में होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। घर और पैसा कैसा होगा, पति का ये पैसा पूछना चाह रही हैं, तो अष्टम पति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, बढ़िया, और पंचम पति जाकर के बैठे हुए चतुर्थ में, ओवरऑल ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन आप पति की बढ़िया ही समझिए, कहीं यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धनभाव और धनेश पर पड़ रही है, जो कि आपके पति का अष्टम है, और साथ ही साथ शनि की स्थिति को भी देखा जाए तो वो अच्छी स्थिति में है, और पंचमेश शुक्र जरूर कमजोर है, परंतु उनका नीचत्व भंग हो रहा है और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो पति की फाइनेंशियल कंडीशन को आप ठीक समझें, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। पारिवारिक सुख कैसा है बता चुका हूं मैं, चतुर्थ में सूर्य बैठे हैं और
सप्तम पति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो दाम्पत्य में तो परेशानी रहेगी अगर आपने जन्म कुंडली का मिलान करके शादी नहीं करी तो। चतुर्थ में सूर्य बैठे हुए हैं, हालांकि चतुर्थेश के साथ है, फिर भी थोड़ा बहुत घर में कलह की स्थिति, कलह का वातावरण आप देखेंगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा चिंता करने का कोई विषय होना चाहिए। चतुर्थ में इन्होंने फिर पूछा है चौथा क्वेश्चन, पति के साथ रिलेशन कैसे होंगे, खटपट तो नहीं होगी, समझने वाले होंगे या नहीं। सप्तम में गुरु की राशि है तो नो डाउट अंडरस्टैंडिंग तो होंगे, परंतु पति के साथ में रिलेशनशिप आपकी कंपैटिबिलिटी पर निर्भर करता है, और कंपैटिबिलिटी जन्म कुंडली के मिलान को कहते हैं। तो कुंडली का मिलान करके अगर आप शादी करते हैं तो रिलेशंस ठीक, हालांकि अब खटपट आज के इस परिवेश में पति पत्नी है तो खटपट तो होगी ही होगी। मंगल की दृष्टि चंद्रमा से अगर हम देखा जाए तो मंगल चतुर्थ में आ रहे हैं और नवमांश में सप्तम पर मंगल की दृष्टि, तो खटपट तो होगी, ये नहीं कह सकते कि खटपट ना हो। पांचवा प्रश्न इन्होंने कहा है जॉब नहीं लगा है, कब लगेगा और किस दिशा में प्रयास करें, प्राइवेट या गवर्नमेंट। जॉब नहीं लगा है, कुछ कारण नहीं इसका, दशमपति का षष्ठ भाव में बैठना, परेशानी और सूर्य का कमजोर हो जाना, ये कारण है। आपने पूछा है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सूर्य कमजोर दिख रहे हैं। चतुर्थ में वैसे ही सूर्य को बल नहीं मिलता तो प्राइवेट नौकरी की तरफ प्रयास किया जाए। टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करिए, टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करना अच्छा है। हालांकि इन्होंने बताया है कि ईएनटीसी से इंजीनियरिंग पूरी करी है, ईएनटीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ईएनटीसी इन्होंने किया हुआ है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शनि और मंगल ठीक ठाक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी प्रयास करें तो इस कुंडली में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं हैं। हालांकि टीचिंग बहुत बढ़िया है, और जॉब नहीं लगने का कारण दशमपति का जाकर के षष्ठ भाव में होना कंपटीशन की स्थिति को दर्शाता है। राशि तो कर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बुध में मंगल का अंतर चल रहा है, समय यही है। नौकरी के लिए अगर प्रयास किया जाए तो प्राइवेट नौकरी इस समय पर होने की संभावनाएं हैं, जो समय अभी चल रहा है यहीं पर। किस दिशा में प्रयास करें, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से साउथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में धन आने की संभावनाएं हैं, धन वहां से आ सकता है, तो धनागमन के योग साउथ डायरेक्शन से, तो भुसावल से साउथ डायरेक्शन में नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। छठवां प्रश्न उन्होंने कहा है मेरी मम्मी बचपन में हमें छोड़ के गई हैं, तो उस वजह से शादी में बाधा तो नहीं आ रही। देखिए चतुर्थ भाव पीड़ित है, मैंने शुरू में ही कहा कि माता के सुखों में कमी या माता को दूर कर देना। अब किस वजह से ये छोड़ करके गई है ये हमें नहीं पता है। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्रमा तो स्वग्रही थे, तो माता के सुखों को कमजोर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो केमद्रुम से ग्रसित है, और सूर्य का होना चतुर्थ में कहीं ना कहीं परेशानी तो देगा ही देगा। माता के सुखों में दूर, किस वजह से छोड़ के चली गई मुझे नहीं पता है, तो ये आपको बता देना चाहिए था। उस वजह से शादी में बाधा तो नहीं आ रही। देखिए कह सकते हैं, लेकिन शादी में बाधा आने का कारण तो जो है गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना। हाँ, और जरूर अब माँ नहीं है तो परेशानी तो आएगी ही, विवाह होते तक तो रहना ही चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, विवाह के लिए कुछ उपाय हैं वो बता दूंगा, उनके लिए प्रयास करिए। पापा की तबीयत खराब रहती है, सूर्य कमजोर है दशम भाव पर, अगर हम देखें तो दशम भाव आपका केतु और शनि के मध्य पापकर्तरी योग में है। सूर्य की आराधना करिए, इससे सूर्य को बल मिलेगा, तो पिता की सेहत में भी कुछ हद तक आपको स्थिति ठीक होती हुई दिखेगी। छोटे भाई से संबंध कैसे रहेंगे, तृतीय भाव के अधिपति सूर्य बन जाते हैं, जाकर के बैठे हुए हैं ये चतुर्थ में, और तृतीय भाव भी आपका पापकर्तरी योग में है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पापा ग्रह बन रहे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है वहां पे। मान के चलिए कि वो भी बहुत अच्छे नहीं है, छोटे भाई के बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन हाँ छोटे भाई के कारक मंगल स्वाति नक्षत्र में है, राहु के साथ जरूर है परंतु दूरी है, राहु के नक्षत्र में ही है, लेकिन वो शुक्र और गुरु के मध्य है, तो ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा अपेक्षाएं अगर आप छोटे भाई से रखें तो वहां पे भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो छोटे भाई का भी जो सुख है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और संबंध भी बहुत एवरेज ठीक ठाक काम चलाऊ वाले ही रहने वाले हैं। और नवा प्रश्न उन्होंने किया हेल्थ में इश्यूज रहते हैं और वेट बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा घबराने का तो नहीं है। देखिए हेल्थ में आपकी परेशानी आएगी तो पेटजन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, क्योंकि गुरु षष्ठ में बैठे हैं और वहां आपके दूसरे भाव पर जहां से खाने पीने का विचार करते हैं वहां चंद्रमा है, तो साइनस की परेशानी भी हो सकती है। हालांकि पेट से संबंधित परेशानी, पित्त की समस्या रहेगी, और खान पान पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वजन तो बढ़ेगा ही। हालांकि वायु तत्व का आपका लग्न है तो बहुत ज्यादा वजन वाली परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गुरु की जो स्थिति है इस कुंडली में मैं आने वाले समय में पित्त बढ़ते हुए देखता हूं, तो पित्त बढ़ने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब बात हो जाती है कि आपने जो पूछा था कि विवाह कब होगा, तो विवाह इस जन्म कुंडली में बुध की महादशा में गुरु जो कि सप्तमेश और पति के कारक है उनका अंतर आने दीजिए। नवंबर 2024, राशि आपकी कर्क है, 2024 में वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा, तो 2024 में विवाह के लिए प्रयास किया जाए। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। इतने ही प्रश्न इनके थे। हेल्थ का मैं यही कहूंगा कि शनि की दृष्टि रोग भाव पर है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, उम्र बढ़ेगी तो
पैरों में मेनली दर्द की शिकायत होगी और पेट से संबंधित परेशानियां, अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो आजीवन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेंगी। तो स्वास्थ्य के लिए मेनली आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है। उबला भोजन करेंगी तो सबसे अच्छा होगा। मसालेदार खाने से बचें। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। मीठा खाने के भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा शौकीन हो जाते हैं। शुक्र ऑलरेडी नीच के हैं, तो मीठा भी कम खाएं, लिमिट में खाएं। आपकी डाइट जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए, तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। ऋण आपको देना नहीं है। नौकरी के लिए समय अभी ही चल रहा है, नौकरी के लिए प्रयास किया जाए। कुंडली मिथुन लग्न की है, पंचम में राहु है। पंचम में राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और फिर आपकी कुंडली में नौकरी का योग अभी भी है। राहु भी टेक्निकल लाइन से संबंध रखते हैं। टेक्निकल व्यक्ति के दिमाग को तीव्र कर देना। पंचम में है, बुद्धि भाव में बैठे हैं, तो दिमाग ऐसे लोगों का चलता है, तेज चलता है। तो बुध में राहु का अंतर भी नौकरी दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। तो नौकरी के लिए प्रयास किया जाए। जन्मस्थान से साउथ डायरेक्शन में नौकरी के लिए प्रयास करना उचित रहेगा। अब चलते हैं इनके उपाय की तरफ। तो मेनली शादी का कंसर्न इनका, क्योंकि 5 प्रश्न में इन्होंने शादी की ही बात कही। तो गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना। केले के पौधे में जल देना शुरू करिए। कात्यायनी माता का मंत्र शुक्रवार से प्रारंभ करके कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः 1 माला यानी कि 108 बार रोज जाप करना शुरू करें। संभव हो, स्वास्थ्य अगर साथ दे तो गुरुवार का उपवास भी रख सकती हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इतने कुछ उपाय हैं जो कि आप विवाह के लिए करें। सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य आराधना करना आपके लिए जरूरी है। सूर्य अत्यंत कमजोर मुझे इस कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। जन्म रात का है तो और कमजोर है। नवमांश में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बल वो नहीं लिए हुए हैं और षडबल भी बहुत कमजोर है। षडबल में सूर्य का कमजोर होना परेशानी का कारण तो बनेगा। आत्मविश्वास को ये कमजोर कर देता है। आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है देखने पर। लग्न पर राहु की दृष्टि का पड़ना, अनजाना डर, एक अज्ञात भय भी लगा रहे। बहुत छोटी छोटी सी चीजों पर भयभीत हो जाना, भ्रमित हो जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, सूर्य के कमजोर होने से यह भी होता है। चंद्रमा ठीक है परंतु केमद्रों से ग्रसित हैं और वो भी द्वितीय भाव में है। केंद्रीय त्रिकोण किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में है। तो मन में हलचल बहुत ज्यादा है। जहां मन अत्यंत मजबूत हो जाए, शुभ ग्रह के रूप में गुरु की दृष्टि पड़ जरूर रही है परंतु वो गुरु भी षष्ठ में है, ठीक है, जो कि अपना बल षष्ठ भाव की बुराइयों को कम करने में लगा रहे हैं। और दूसरी चीज, मन बहुत ज्यादा बलवान हो जाए और आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें बढ़ती हैं। तो सूर्य को ठीक करिए, सूर्य को जल देना, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए और साथ ही साथ पिता का सम्मान। पिता की स्वास्थ्य वैसे ही ठीक नहीं रहता है जैसा कि आपने बताया, तो पिता की सेवा करें, उससे भी आपके सूर्य को बल मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो। बात आती है आपके भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ तो है, विलंबित है परंतु कल्पना से अधिक है। मैंने पहले भी कहा, पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि आपको मेहनती और पराक्रमी तो बनाएगी ही। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए। आने वाले समय में कर्क राशि आपको ढैया भी लगने वाली है, तो उससे आपकी सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ढैया में चंद्रमा शनि 6वें 8वें के संबंध में बैठे हुए हैं और लग्न ठीक है। बुध का रत्न आप पन्ना धारण कर सकती हैं। पन्ना धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल है। आजीवन पन्ना रत्न धारण करके रखिए और गणेश जी का मंत्र, किसी भी तरह की पूजा पाठ शुरू करें तो गंग गणपते नमः 108 बार जाप कर लिया करिए। इतने ही कुछ उपायों की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा और किसी भी उपाय की आवश्यकता मुझे नहीं दिखती। विवाह अभी नहीं हो रहा है, 2024 में विवाह की संभावनाएं हैं, तो अभी उपाय करते रहें, देखते रहें। बहुत ज्यादा घबराने की या बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता अभी नहीं है। विवाह का जब समय आएगा तब विवाह की स्थितियों पर हम विचार करेंगे। 2024 में विवाह की संभावनाएं हैं, उस समय पर प्रयत्न किया जाए। बाकी नौकरी के लिए अभी आपका समय चल रहा है, आप नौकरी के लिए प्रयास करें, साउथ डायरेक्शन से हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही इनके प्रश्न थे और इतना ही इस जन्म कुंडली में अध्ययन से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। यदि आप भी इस जन्म कुंडली को देखते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ उपाय इस कुंडली में है जो मेरे द्वारा बताने से रह गए, या कोई पॉइंट जो मेरे द्वारा इस कुंडली में बताने से रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप वहां पर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक और नया वीडियो लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।